नमस्कार, छत्तीसगढ़ है राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बात बलौदाबाजार की, जहां पर 38 वर्षीय एक युवक नाले में बह गया। मामले की खबर जैसे ही सरसीवा थाने को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। पानी में बहे युवक की तलाश शुरू की गई। यह मामला सरसीवा थाना इलाके के धनगांव ग्राम पंचायत का। जानकारी के मुताबिक युवक नहाने गया था और इसी दौरान वो गहरे पानी में जाने की वजह से तेज धार में बह गया। अब उसको खोजने का काम चल रहा है। बलौदाबाजार जिले के ग्राम पंचायत ढंढनी के स्कूल में लगभग 2 फीट पानी भरा हुआ है। स्कूल परिसर के साथ क्लासरूम में भी 2 फीट तक पानी भरा नजर आया, जिसके चलते बच्चों का स्कूल आना जाना तक बंद हो चुका है। स्कूल में जल जमाव को देखते हुए स्कूल को बंद कर दिया गया है। ग्राम पंचायत ढंढनी के प्राथमिक स्कूल में 100 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में पानी भरा होने की वजह से इनकी पढ़ाई भी बंद है। ग्रामीणों के मुताबिक हर साल बरसात में यही हाल हो जाता है। यहां जल जमाव की वजह से स्कूल बंद करना पड़ जाता है। साथ ही स्कूल भवन की स्थिति भी ठीक नहीं है। इन दोनों समस्याओं को लेकर कई बार अधिकारियों को आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकल पाया। हर बरसात में ऐसी स्थिति रहता है कि स्कूल में पानी भरा रहता है कमरा में, जिसके वजह से बच्चे लोग को पढ़ाई करने में तकलीफ होता है, बैठने की व्यवस्था नहीं होता है। हाल में भी जो है सामने जो वहाँ भी पानी भरा रहता है। इस पानी भरने से बाकी कमरा में भी पानी चला जाता है। अविगत ये जो स्कूल है प्राथमिक शाला 35-40 साल पुराना स्कूल है और जर्जर स्थिति में है। सीपेज आते रहता है, पानी भरा रहता है, इसलिए बच्चे लोग को पढ़ाई का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। और विगत अभी 4-5 दिन से हम इस समय मौजूद हैं बलौदाबाजार जिले से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत ढंढनी में इस समय मौजूद। ढंढनी का यह प्राथमिक स्कूल है, जहां पर लगभग 100 से अधिक बच्चे पढ़ने आते हैं। ये स्कूल की हालत आप देख सकते हैं। जब भी बरसात आती है स्कूलों में इस तरह की समस्या होना आम सी बात है। जनप्रतिनिधियों को आवेदन देते देते ग्राम पंचायत के लोग थक चुके हैं, लेकिन अब भी समस्या करने में अंदर घुस रहे हैं। 2 फीट पानी है, इसमें बच्चे किस तरह से अपना पढ़ाई करेंगे ये देखने वाली बात है, क्योंकि शिक्षकों का भी हड़ताल है और ग्राम पंचायत के लोग भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों को कई बार आवेदन दिया जा चुका है, आवेदन देते देते थक चुके हैं, फिर भी अब इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। ये एक ही कमरा नहीं है, यहाँ पर स्कूल में जितने भी कमरे हैं उस स्कूल में लगभग देख सकते हैं 2 फीट पानी भरी हुई है। और ये एक और कमरा है, यहाँ भी जो पानी की स्थितियाँ हैं, यहाँ भी पानी लगातार भरी हुई है। ऐसे में बच्चे किस तरह से अपनी पढ़ाई करेंगे ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि लगातार जब भी बरसात होती है तब भी ये समस्या होती रहती है। ये समस्या एक ही साल की नहीं है और कई बार ऐसी समस्या हो चुकी है, फिर भी जनप्रतिनिधि द्वारा अब तक ध्यान नहीं दिया गया। बलौदाबाजार के साथ योगेश यादव की। दंतेवाड़ा के मोलसनार नाले पर पुलिया नहीं होने के कारण ग्रामीण जान जोखिम में डाल रहे हैं। जान जोखिम में डालकर उफनता नाला पार करने के लिए मजबूर हैं। तेज बारिश के बाद धुरली ग्राम पंचायत का जिला संपर्क टूट चुका है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि हर साल बारिश के समय लोग इन्हीं परेशानियों का सामना करते भी हैं, लेकिन इनकी इस परेशानी पर किसी की नजर नहीं जाती, कोई सुध भी नहीं लेता। नतीजा यह कि जान जोखिम में डालकर लोग रोजमर्रा का सामान लाने के लिए हर दिन इसे ऐसे ही पार करते हैं। हालात ये हो गए हैं कि इमरजेंसी में एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती है। ग्रामीण प्रशासन से कई बार इस नाले पर भी पुल बनाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बना है, हमको बीमारी पड़ने से एम्बुलेंस नहीं आ पा रहा है। पुलिस थाना के नीचे एम्बुलेंस आके खड़ा रहता है। हम पैदल ला के कटिया से वहाँ तक ले जाके एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेके जाते हैं। बाजार जाने के लिए दिक्कत है। हमका मसनगढ़ इधरी है, तो बढ़ने से ना हम लोग को दिक्कत पड़ता है। मुंगेली जिले में एक बार फिर से झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। लगातार बारिश होने की वजह से आगर और रहन नदी उफान पर चल रही है। जिले के लोरमी इलाके में पिछले 1 घंटे से ज्यादा वक्त से मूसलाधार बारिश हो रही है और इसकी वजह से सड़कों पर जल जमाव जैसी स्थिति भी बन गई है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। बाजरा पाला इलाके में झमाझम बारिश की वजह से गलियों में तेज रफ्तार में पानी बह रहा है। सड़कों पर बह रहा पानी नदी नाले की तरह नजर आने लगा। ये तस्वीर देखिए। उधर बलरामपुर में बारिश नहीं होने से सूखे जैसे हालात होने लगे हैं। कई खेतों में दरारें पड़ रही हैं और मौसम की बेरुखी से किसान हताश भी हैं, निराश भी हैं। आलम यह कि लोग अब टोटकों का सहारा लेने लग गए हैं। ग्राम पंचायत भनोरा के ग्रामीण किसान
इन दिनों इंद्रदेव को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। बनोरा गांव में 5 दिनों से विधि विधान के साथ पूजन अर्चन हो रहा है। नाच गाकर इंद्रदेव को मनाने की कोशिश चल रही है। ग्रामीण मानते हैं कि पीपल में गोबर और पत्ता लगाने से इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं। पानी नहीं बरसने के कारण यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। जब भी सूखा पड़ता है तो गांव वाले मनाते हैं, सब गांव वाले मिल के मनाते हैं। तो ऐसा मतलब बारिश होता है, तो उसी परंपरा को देखते हुए हम ग्रामवासी हमारे ग्राम देवता इंद्रदेव को मना रहे हैं ताकि यहाँ बारिश हो सके। कोरबा जिले में सड़कों की बदहाली छिपी नहीं है। कुछ सड़कों का हाल ऐसा है कि जूते हुए खेत की तरह नजर आ रही है। इसमें शामिल है करतला ब्लॉक का सरग बुंदिया से कट बितला तक बन रही सड़क बनाने वाली कंपनी ने काम आधा अधूरा छोड़ दिया है। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क है, जो ठेकेदार की लेट लतीफी और विभाग की उदासीनता की वजह से मुसाफिरों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। सड़क पर डाली गई मिट्टी बरसात की वजह से कीचड़ बन गई है, जिसकी वजह से इस पर चलना मुसाफिरों के लिए बड़ी चुनौती है, खासकर स्कूली बच्चों के लिए। अब परेशानी तो सामने दिख रहा है। रोड की हालत क्या है, साल भर पूर्व से बनना चालू हुआ है। प्रधानमंत्री सड़क योजना से स्वीकृत है, ये हमको जानकारी मिला है। लेकिन पिछले साल भी मतलब बहुत परेशानी हुआ कीचड़ से। मिट्टी डालकर छोड़ दिए थे, डामर उखाड़ दिए थे और वही मिट्टी आज भी पड़ा हुआ है। अब एमन बनवाबो कह रहे हैं, कौन कौन ठेका ले हैं तेमन, तो आज तक के तो एक कौन का गिट्टी नहीं गिरे है ना कुछ नहीं। ये सड़क 15 जून तक बन जानी थी, लेकिन लेट लतीफी की वजह से इसे पूरा नहीं किया जा सका। ग्रामीण इस सड़क का काम पूरा करने के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं। मैंने विभाग के अधिकारियों तक मैंने बात की है, लिखित में आवेदन भी मैंने किया था और फोन से तो कई बार मैंने चर्चा की थी, तो उन्होंने आश्वासन जरूर दिया था कि बरसात से पहले हो जाया करके। और अभी 1 हफ्ता पहले भी मैंने फ़ोन से ही बात किया था कि अगर ढलाई भी अगर नहीं कर पा रहे हैं आप लोग तो ऐसा कम से कम चलने लायक तो रास्ता बना दो। ये रोड इतना हम लोग के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। अब जिम्मेदार विभाग जल्द ही काम शुरू करने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन मानसून के मौसम में निर्माण कार्य तुरंत शुरू करना मुश्किल लग रहा है। जब तक बारिश का मौसम नहीं बीत जाता, राहगीरों को इस सड़क पर ऐसे ही खतरा मोल लेकर चलना होगा। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 कोरबा। तो इस तस्वीर को देखकर आप समझ गए होंगे कि इसे क्या सड़क कहा जा सकता है। सड़क कहना भी गलत होगा, लेकिन दस्तावेजों में तो ये सड़क ही है। सरकारी काम और धीमी रफ्तार, ऐसा लगता है कि एक शरीर है और दूसरा उसकी आत्मा या चोली दामन का साथ है दोनों का, क्योंकि ऐसा कभी नजर नहीं आता जब सरकारी काम तय मियाद में बिल्कुल चकाचक हो जाए। धमतरी में भी यही नजर आया। 8 साल बाद भी यहां का कंपोजिट भवन अधूरा पड़ा है। धमतरी जिला मुख्यालय पर तमाम सरकारी दफ्तरों को एक छत के नीचे करने के उद्देश्य से कंपोजिट भवन बनाया गया। 9 करोड़ रुपए की लागत से बना ये 3 मंजिला भवन साल 2014 में बनकर तैयार हुआ था। कलेक्ट्रेट के पास बने इस भवन में ठेकेदार लिफ्ट लगाना भूल गए, जिसकी वजह से दिव्यांग, घायल, बुजुर्ग और बीमार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लिफ्ट के लिए खाली छोड़ी गई जगह में गंदगी का अंबार है। रोजगार पंजीयन के लिए आया था। आपके पैर में क्या है? ये टूट गया है पैर। तो दफ्तर तो दूसरे माले में है। जाना चाहता था लेकिन लिफ्ट न होने के कारण यहीं पे रुका हूँ। फिर काम कैसे होगा आपका? काम अधूरा पड़ा है। अभी दोस्त को बोला हूँ जाने को, अब पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ। वहाँ आपकी दस्तखत वगैरह की जरूरत पड़ेगी, आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी, तो पता नहीं सर उसका क्या होगा। बोलेगा ऐसे जाना पड़ेगा। कंपोजिट भवन में 17 सरकारी दफ्तर हैं, 6 दफ्तर सेकंड फ्लोर पर हैं, 7 दफ्तर फर्स्ट फ्लोर पर, बाकी ग्राउंड फ्लोर पर। हर फ्लोर पर चढ़ने के लिए 20 से 22 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, जो शारीरिक रूप से असामान्य शख्स के लिए मुश्किल होता है। अच्छा, शासकीय कर्मचारी हैं। हाँ।
कौन से फ्लोर में आपका दफ्तर? ये सेकंड वाली, ये वाली में। सेकंड में। तो रोज कितने बार चढ़ना उतरना पड़ता है आपको? एक बार चढ़ना पड़ता है, एक बार उतरना पड़ता है। हम देख रहे थे बहुत दिक्कत हो रही है आपको चढ़ने उतरने। तो लिफ्ट तो नहीं है यहाँ पर? हाँ, नहीं है। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए लिफ्ट। लिफ्ट का ढांचा तो बना है लेकिन यहाँ? बना। एक कर्मचारी और हैं हमारे, हाँ। बड़े बाबू। अच्छा। वो भी मेरे ही टाइप के हैं। अच्छा। उनको भी चढ़ना उतरना पड़ता है। धमतरी जिले में साल 2014 से अब तक 6 कलेक्टर बदल चुके हैं, लेकिन किसी ने लिफ्ट की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। वहीं मौजूदा कलेक्टर PS एल्मा कह रहे हैं कि उन्हें इस समस्या की जानकारी नहीं है। इसको देखते हैं, मैं उसमें अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आई थी, लेकिन जहाँ पर भी अगर दिव्यांग या बाकी लोग आम जनता है वो मिलने के लिए नीचे कलेक्टर के पास आ सकते हैं और वहाँ से हम उनका जो अधिकारी है वहाँ तो उनकी बात पहुँचाएंगे। कंपोजिट भवन में तमाम सरकारी दफ्तर होने के बावजूद 8 साल बाद भी लिफ्ट न लग पाना बड़ा सवाल है, जो दिव्यांग, घायल बुजुर्ग और बीमार की नजर से देखें तो सबसे बड़ी समस्या है। अब देखना होगा इन खामियों को कब तक दूर किया जाता है। धमतरी का ये कंपोजिट भवन प्रशासनिक कार्यालयों को एकजुट एक जगह इकट्ठा करके लोगों को सुविधा देने के उद्देश्य से बनाया गया था। करीब 8 साल पहले 3 तल है इसमें, भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल। करीब 8 साल पहले भवन बनाया गया था। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं और लिफ्ट लगाने की 3 लिफ्ट लगाने की व्यवस्था इस प्रोजेक्ट में शामिल थी। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन आज करीब 8 साल बाद भी लिफ्ट यहाँ पर नहीं लग पाई है। अलबत्ता जो लिफ्ट की जगह है उसे लोगों ने पीक दान और कूड़ादान बना दिए गए। नीचे से लेकर ऊपर तक देखिए, गुटखा पान का जो पीक है इस पर कलर तो कभी करवाया नहीं गया, थूक से ज़रूर इसका रंग भूरा और लाल हो चुका है। लिफ्ट नहीं लगने से सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जो या तो दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं या किसी और कारण से घायल हैं। पता नहीं लोगों की इस बड़ी समस्या को प्रशासन और शासन कब अपने संज्ञान में लेंगे, कब लोगों की सुविधा को देखते हुए यहाँ पर इस लिफ्ट को लगाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। जशपुर जिले के पत्थल गांव में एक बस अनियंत्रित होकर नाले में उतर गई। मामले की सूचना मिलते ही जशपुर के पत्थल गांव और रायगढ़ जिले की लैलूंगा पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 18 से 20 यात्री जिसमें सवार थे बस में, उन्हें ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाला गया। यह हादसा सुबह 11 बजे गाला के पास हुआ। गनीमत रही कि नदी में पानी का बहाव कम रहा, जिसकी वजह से कोई अनहोनी नहीं हुई। कुछ यात्रियों को मामूली चोटें जरूर आई। ये तो वही 11:30 बजे लगभग वही टाइम हो रहा था, शायद उसी टाइम का घटना है। और मैं वही लैलूंगा से समझ जाइए 10:30 बजे वहाँ से मैं चढ़ा और यहाँ क्या बोलते हैं मुड़ा गांव से आगे एक टर्निंग पुल के पास थोड़ा तेज़ गति में था बस, इसी कारण नाले में ना उतर गया। रायगढ़ से आ रहा था बस, बहुत स्पीड था और यहाँ आके नाला में सीधा घुसा दिया और यहाँ के नागरिक आके सबको उसको निकाले हैं बढ़िया से, किसी को कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक ठाक हैं और ड्राइवर भाग गया। सरगुजा जिले के अजिरमा गांव में बने सीआरपीएफ कैंप का आईजी मूलचंद पवार ने निरीक्षण किया। बटालियन के जवानों की बेसिक शारीरिक दक्षता को मापा गया और रोजमर्रा में होने वाली गतिविधियों की जांच की गई। इस दौरान आईजी ने जवानों के साथ वृक्षारोपण किया। आईजी मूलचंद पवार ने कहा कि जवानों को मोरल बूस्ट की बहुत जरूरत होती है, इसलिए हर 2 साल में इन जवानों की काउंसलिंग की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि नई रणनीति के तहत फॉरवर्ड पोस्ट स्टेप के तहत जितने भी बैकवर्ड नक्सल क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कंपनी के रहने और खाने की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। दिया गया है जो फॉरवर्ड पोस्ट हमारी बनाई गई हैं, ये एक चैलेंजिंग जॉब है। जहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे पहाड़ काट करके उनके टेंटों में उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है, उनके लिए पीएफ हट बनाए जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि नक्सलियों को जितना धकेला जाए, उनको उनकी गतिविधियों पे काबू किया जाए और फोर्स को जितना अंदर ले जाया जा सकता है ले जाएं। हम लोग प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि जो सुविधाएं जवानों को इन फॉरवर्ड पोस्ट में दी जानी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए और उनके जो जिस प्रकार के भत्ते हैं
कवर्धा पुलिस ने 78 किलो गांजे को जब्त किया है। मुखबिर की सूचना पर बोडला थाना पुलिस ने कार में गांजा ले जा रहे 6 लोगों को पकड़ा है। इनमें एक महिला भी है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 78 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 7.25 लाख रुपए है। पकड़े गए सभी आरोपी ओडिशा के हैं, जो 43 पैकेट्स में गांजा एक कार में छिपा कर ले जा रहे थे। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी कर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। के दौरान थाना प्रभारी और उनकी टीम को एक वाहन टाटा टिगोर मिला था, जिसमें 6 व्यक्ति थे और पीछे अवैध सामान रखा हुआ था। चेकिंग करने पर अलग अलग 43 पैकेट में लगभग 78 किलोग्राम गांजा इसमें प्राप्त हुआ है, जिसमें विधि अनुसार कार्रवाई की गई है। राजधानी रायपुर से लापता व्यापारी का शव खारून नदी से बरामद किया गया। खपरी गांव के पास कारोबारी अजय थोरानी के शव को कुम्हारी पुलिस ने बरामद किया। कारोबारी सोमवार की शाम से लापता था और मार्केट की उधारी से परेशान था। राजेंद्र नगर थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज था। शव मिलने के बाद फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दुनिया में मंकी पॉक्स एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बनकर सामने आया है और अब देश में इसका खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। केरल, दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज मिलने से खलबली मची हुई है। छत्तीसगढ़ में आफत की आहट, प्रदेश में मंकी पॉक्स की एंट्री। रायपुर दुर्ग में मिले 2 संदिग्ध मरीज, नए खतरे से मचा हड़कंप, सतर्क हुई सरकार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और दुर्ग में मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिलने से प्रदेश में हड़कंप मच गया है। रायपुर में जहां 13 साल के बच्चे में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं, छात्र कांकेर का रहने वाला है, वहीं रहकर पढ़ाई करता है। उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री स्टेट के बाहर की नहीं है। वहीं मंकी पॉक्स का दूसरा संदिग्ध केस भिलाई में मिला है, जहां ग्रीन वैली जुनवाली में ओमान से लौटे युवक के शरीर में लक्षण मिले हैं। युवक ने शिकायत की है कि उसे तेज बुखार है, उसके शरीर में लाल दाने उभर आए हैं। निजी अस्पताल के डॉक्टर ने जांच के दौरान ये बताया कि मरीज में या तो चेचक या फिर मंकी पॉक्स के लक्षण हैं, लिहाजा जांच सैंपल टेस्ट के लिए पुणे लैब भेजा गया है। मंकी पॉक्स के कुछ लक्षण दिखे हैं, इसके लिए उसको आइसोलेशन में मेकाहारा में भर्ती रखा गया है और इसकी जांच के लिए सीरम को NIV पुणे में भेजा गया है। इसके अलावा उसके संपर्क में आने वाले अन्य बच्चों को भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अभी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मंकी पॉक्स का उपचार उपलब्ध है। मंकी पॉक्स जो है वो सामान्यतः मध्य पश्चिम अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाया गया है अभी, और अभी वहाँ पे जो प्रकरण पाए गए हैं उसको देखते हुए हम भारत में अभी तक 4 जून 22 से अभी तक कोई भी हमारे पास रिपोर्ट ऐसी प्राप्त नहीं हुई जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव दिखता हो। छत्तीसगढ़ में भी कोई भी ऐसी रिपोर्ट अभी पॉजिटिव दिखी नहीं है। दुर्ग भिलाई क्षेत्र में भी हमें कोई पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं दिखी है। लेकिन हम मंकी पॉक्स प्रभावित क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में आ रहा है उसके लिए हम एयरपोर्ट पे सर्विलेंस करने के निर्देश हमें प्राप्त हुई है, जिसके लिए वहाँ पे एयरपोर्ट में थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है और उनकी की गई है जो ऐसे देशों से 21 दिनों के भीतर में जो लोग आए हैं यहाँ देश में, उन लोग के लिए ये व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ में मंकी पॉक्स संदिग्ध मरीजों के मिलने के बाद में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इन दोनों ही मरीजों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। आपको बताना चाहूँगा कि रायपुर में एक 13 वर्षीय बालक में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं, तो उसी तरह से भिलाई के ग्रीन वैली में रहने वाला एक व्यक्ति जो 21 जुलाई को वापस से लौटा था, ओमान से लौटा था, उसकी में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं, जिसमें शरीर में चकत्ते दिखाई दे रहे हैं और शरीर में दर्द हो रहा है। तो इन दोनों ही मरीजों के खबर मिलने के बाद में संपूर्ण शहर में हड़कंप सा मचा हुआ है। दोनों की रिपोर्ट जो है वो जांच के लिए भेजी गई है। उसके बाद ही कोई स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकेगा कि मंकी पॉक्स है कि नहीं। लेकिन फिलहाल इस दोनों ही मरीजों के मिलने के बाद में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और अब वो जितने भी लोग मरीज जो बाहर से आ रहे हैं उन पर नज़र रख रहा है ताकि कोई भी संक्रमण फैलने का खतरा न उत्पन्न हो। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। रायपुर से बड़ी खबर बता दें, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो है विधानसभा में चल रही है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया था और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये शिव कुमार डहरिया ने कहा है। विधानसभा में 8 घंटे से इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन
शिव कुमार डहरिया कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी के शासनकाल में काम की लागत बढ़ी, बिलासपुर में सीवरेज सिस्टम में काम महंगा हुआ, 120 करोड़ के काम को 850 करोड़ तक पहुंचा दिया गया, यह भी कहा गया। और रायपुर से खबर, बीजेपी प्रभारियों का दौरा होना है। कल बीजेपी प्रभारियों का छत्तीसगढ़ दौरा है। छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कल रायपुर आएंगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी आने वाले हैं। शाम 5 बजे दोनों नेता रायपुर पहुंचेंगे। पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं से चर्चा करने वाले हैं। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। मुख्य रूप से किसानों के इस त्योहार में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बेहद उत्साहित रहते हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार जब से प्रदेश में किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना, तभी से हरेली त्योहार पूरे प्रदेश में व्यापक रूप से मनाया जाने लगा है। हरेली यानी हरियाली। प्रकृति में चारों ओर जब हरियाली ही हरियाली दिखती है, तब इस पर्व को मनाया जाता है। हरेली यानी खेती किसानी का पर्व। खेतों में लहलहाती फसल को देखकर जब किसान का चेहरा खिल उठता है, तब इस त्योहार का महत्व और बढ़ जाता है। प्रदेश का हर किसान हरेली त्योहार का इंतजार करता है। हरेली के साथ ही प्रदेश में शुरू हो जाता है त्योहारों का सिलसिला। हरेली के दिन किसान कृषि यंत्रों, नागर, गैती, कुदाल, फावड़ा समेत किसानी के काम आने वाले सभी तरह के औजारों की साफ सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। महिलाएं तरह तरह के व्यंजन बनाती हैं। प्रकाश हम कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख त्योहार है और विशेष करके इसमें जो एक तरफ तो हम देखते हैं कि पूजा यानी आध्यात्मिकता ये सब भी हमको दिखाई देती है। दूसरे तरफ किसानों के जो अपने खेती के कामों में उपयोग किए जाने वाली जो वस्तुओं की पूजा का भी उल्लेख मिलता है। और ख़ास करके हरेली, वैसे तो छत्तीसगढ़ के 30 त्योहारों में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में विगत तो 22 वर्षों में एक सबसे सर्वाधिक एक प्रकार से उन्नयन लोक संस्कृति के पक्ष को देखते हुए अभी वर्तमान में हुआ है। और इतना निश्चित है कि हरेली का जो त्यौहार है ये हमें कह सकते हैं गांव वालों के लिए सबसे प्रमुख त्यौहार है। जब से प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल बने हैं, तभी से छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपराओं को जिंदा करने की कोशिश उन्होंने शुरू कर दी। सरकारी स्तर पर तीज त्योहारों को मनाया जाने लगा। सरकारी छुट्टियां घोषित होने लगी। त्योहार के दौरान सरकारी योजनाओं की घोषणाएं शुरू हुई। हरेली के दिन ही गोधन योजना की शुरुआत हुई थी, जिसकी देश भर में चर्चा है। और अब हरेली के दिन ही सरकार गौमूत्र खरीदने की योजना की शुरुआत करने जा रही है। सरकार के प्रयास कहे के बजाय में वो लोग इन्हों की प्रोत्साहन, जैसे एकड़ से जुड़े सिर्फ एक त्योहार मना लेना हर शायद कई बार सार्थक नहीं हुआ। यह तो एक लोग मन ला जागरूक करे के, लोग मन के ध्यान दिलाए के साधन होते। हरेली तिहार में जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री हिस्सा लेते हैं, सीएम आवास पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। प्रदेश के लोगों के लिए सीएम आवास खोल दिया जाता है। उससे इस त्योहार का उत्साह और बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस दिन हर वो काम करते हैं जो प्रदेश का किसान करता है, प्रदेश का युवा और बच्चे करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए।